नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ग्रह गोचर और गद्दी, जी हां, ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्रहों की चाल पर गद्दी कैसे निर्भर करती है। हम बात कर रहे हैं नतीजों की, हम बात कर रहे हैं 4 मई को आने वाले रिजल्ट की और इन तमाम राज्यों में जहां पर चुनाव हुए हैं उनके भविष्य की भी, कि उनका सियासी भविष्य क्या कहता है और संभावनाएं कैसी हैं। हर तरह की संभावनाओं को खंगालेंगे, हर पहलू पर बात करेंगे, फिर चाहे वो बात आंकड़ों की हो। सबसे पहले समझ लीजिए कहां पर कितनी सीटों पर चुनाव हुए। असम 126, जहां पर 722 उम्मीदवार अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे थे। केरलम की बात करेंगे 140, जहां पर 863 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनके भाग्य का फैसला नतीजा खुलते ही होगा। पुडुचेरी की बात करेंगे, 3 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें 294 उम्मीदवारों ने भाग्य की आजमाइश की है। तमिलनाडु की बात करेंगे 234, जहां पर 4023 उम्मीदवार रण में थे, जिन्होंने अपने भाग्य की आजमाइश की है। तमिलनाडु का जिक्र हो गया। पश्चिम बंगाल, जिस पर सबसे ज्यादा निगाह है, 294 सीटें और कुल मिलाकर के अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो 2926 दोनों फेज मिलाकर के उम्मीदवार हैं और बम्पर वोटिंग हुई है। संकेत क्या कहता है? मई में ग्रहों का गोचर बदल गया है और अप्रैल में उथल पुथल ने जिस तरीके का सिनेरियो दिखाया है वो क्या बता रहा है, डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इन तमाम आंकड़ों को, सिनेरियोज को और ग्रहों की चाल को भी डिकोड करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर रूही जैन, ज्योतिषाचार्य हैं आप। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हैं हमारे साथ में, ज्योतिषाचार्य हैं। रणविजय सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नवीन दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। शुरुआत राकेश जी मैं आपके साथ करूंगी। जिस तरीके से हम जानते हैं कि अप्रैल का महीना बहुत उथल पुथल भरा रहा, लेकिन मई में ग्रहों की जो चाल है, जो गोचर है ग्रहों का, वो इशारा कर रहा है कि बहुत कुछ संभावित चीजें और अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं। जैसे मैं मंगल की अगर मेष राशि में गोचर की बात करूं या फिर सूर्य की गति की बात करूं, हालांकि वो 11 तारीख से हो रहा है, लेकिन उसके पहले भी जिस तरीके कहते हैं कि जो अच्छे ग्रह होते हैं और पाप ग्रह होते हैं, जब वो स्थानांतरित होते हैं, जो गोचर कर रहे होते हैं, उससे पहले अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर देते हैं। कैसे आप देखते हैं? 4 तारीख राहु का नंबर है जिस दिन काउंटिंग है, प्लस अगर बात की जाए राहु मतलब धुंध, सस्पेंस, सब कुछ ब्लर है। खासकर बंगाल में तो बहुत कुछ ब्लर है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो पूजा जी, इस मंच को मेरा वंदन है और आपको भी मेरा प्रणाम है और सभी सहयोगियों को भी मैं वंदन करता हूं। जैसा कि आपने कहा, ग्रहों से ज्यादा जो है वह नक्षत्र जो है वैल्यू रखते हैं, क्योंकि नक्षत्र ही आधार है। और आप देखेंगे जैसे जैसे वोटिंग बढ़ रही थी, अंतिम चरण का वोट जिस दिन पड़ा है उस दिन एक दिन पहले ही बहुत बड़े बड़े नक्षत्र परिवर्तन हुए, चाहे वह शुक्र का हो चाहे मंगल का नक्षत्र परिवर्तन हो। विशेष रूप से अब मंगल, जैसा कि आपने कहा, परिवर्तन तो करेगा 11 मई को, लेकिन शनि मंगल के साथ युति और सूर्य का उच्च राशि में जो है बैठ जाना, यह स्वयं दर्शाता है कि विशेष रूप से मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है पश्चिम बंगाल के लिए अब यह वक्तव्य बोल रहा हूं, खास करके क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जो निगाहें हैं वह पश्चिम बंगाल पर लोगों की है। और आपको पूजा जी बता दूं, इकलौता ज्योतिषी था जिसने 2021 के रण में कहा था कि कोई भी आ जाए, ममता व्यक्तिगत संघर्ष करेंगी लेकिन परास्त नहीं कर पाएगा, उनको सिंहासन से नहीं हटा पाएगा। लेकिन आज मैं ग्रहों के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार, क्योंकि ज्योतिष जो है राज सत्ता का गुलाम नहीं है, ज्योतिष जो है शोध का विषय है, ग्रहों के आधारित है। तो अब जो ग्रहीय स्थितियां निर्माण हो रही हैं विशेष रूप से, अब आप देखिए कि वहां परिवर्तन की लहर है। और वह मैं क्यों कह रहा हूं, यह भी पूजा जी उसका भी आधार मैं बता दूं। ममता बनर्जी की कुंडली सभी के पास अलग अलग है, लेकिन जिस पर मैंने शोध किया है, जिसको मैंने प्रमाणित पाया है, कई माध्यमों से हमने अप्रोच किया, जो मुझे डिटेल्स मिली है, उसके अनुसार पूजा जी अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी की कुंडली में तुला का शनि है, वो भी 10वें भाव में, और वर्तमान गोचर में शनि जो बैठा हुआ है वह मीन राशि में काल पुरुष की कुंडली में मोक्ष के भाव में बैठ गया है।
मकर राशि में जब गोचर किया था तो उनको स्वग्रही शनि जो है उस समय का और तुला के घर का शत्रुहंता बनाया, यानी कि शत्रु जो है हावी होते हुए भी अंतिम विजय ममता को दिलाए। लेकिन अब जो है मोक्ष घर का शनि जो है वह ममता को पराजय दिखा रहा है, यानी सिंहासन का पराजय ममता देखेंगी और वहां बहुत बड़ा परिवर्तन करूंगी। राकेश जी, इस पर मैं आपसे तर्क करूंगी क्योंकि 2 दिन पहले ही जस्ट एक ज्योतिषाचार्य हैं मेरे, उनसे बातचीत चल रही थी तो वो कह रहे थे कि 11 अगस्त तक लगभग ममता बनर्जी का समय चल रहा है कि वो गद्दी पर रह सकती हैं, और अगर ऐसा कुछ जुगाड़ बन जाए कि हंग असेंबली आ जाए और ममता बनर्जी को सिंहासन मिले, फिर सीएम बाद में चेंज कर दिया जाए, बहुत सारे सिनेरियोज हैं, उस पर मैं डिस्कस करूंगी आपसे। लेकिन उससे पहले थोड़े से फैक्ट्स पर भी बातचीत कर लेते हैं। रणविजय सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रणविजय जी, क्या कहेंगे अगर पोलिंग की बात कर ली जाए, असम में जिस तरीके की पोलिंग हुई है, प्लस असम की अगर बात करूं तो कांग्रेस ने बहुत जोर लगाया, पवन खेड़ा को तो जेल जाने की नौबत तक आ गई असम के अंदर, और दूसरी तरफ अगर केरलम की बात की जाए तो केरलम में भी बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, पुडुचेरी में वोटिंग हुई है, पुडुचेरी को हालांकि काउंट नहीं किया जा रहा लेकिन फिर भी पुडुचेरी में वोटिंग हुई है। उसी तरीके से तमिलनाडु में बहुत जोर लगाया है बीजेपी ने, हालांकि बीजेपी उस लेवल पर वहां पर कोशिश नहीं कर रही है लेकिन फिर भी जुगाड़ जुगत है। पश्चिम बंगाल पर अगर फोकस करें, बम्पर वोटिंग, आजादी के बाद इस लेवल पर वोटिंग हुई है जो अनएक्सपेक्टेड था। पूजा जी देखिए, जिन 5 राज्यों में मतदान हुआ वहां असम में भाजपा की सरकार है, पुडुचेरी में भाजपा और AINRC कांग्रेस की गठबंधन सरकार है, केरल में LDF है और पश्चिम बंगाल में TMC है। जो अभी तक की दृश्य दिख रहे हैं उसमें लग रहा है कि भाजपा 2 से 3 राज्यों में आ सकती है, मतलब फायदे में रह सकती है। केरल में LDF और UDF की लड़ाई है, लेकिन भाजपा वहां अपना वोट शेयर बढ़ा सकती है। जो पंचायत चुनाव हुए थे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे केरल में कुछ महीने पहले ही, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कई क्षेत्रों में जीत मिली, कई में ऐसी बढ़त मिली जो अभी विधानसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तमिलनाडु में DMK प्रभावी है, AIDMK जो भाजपा के गठबंधन में है वह भी चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वहां एक तीसरा भी कोण है जो फिल्म क्षेत्र से राजनीति में आए हुए हैं, तो उनकी भी एक दमदार उपस्थिति है। तो लड़ाई थोड़ा दिलचस्प है तमिलनाडु में। अभी थोड़ा कह पाना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाएगा कि वहां सत्ता में फिर से DMK वापस आ जाएगी या भाजपा के गठबंधन वाली AIDMK सत्ता में पुनर्वापसी कर लेगी। असम में पवन खेड़ा जो कह आए, उनके कहने के बाद जो स्थिति बनी, जो कांग्रेस की थोड़ी बहुत संभावना बनती हुई दिख रही थी, उसको वह डुबो आई, क्योंकि उस बयान के बाद पवन खेड़ा को देश भर में इधर से उधर भागते फिरना पड़ा और वह केवल कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे। फिर कांग्रेस पार्टी असम में कोई ऐसा प्रचार अभियान नहीं चला पाई जिसकी चुनावों के दौरान दरअसल जरूरत पड़ती है। जितनी दमदारी से चुनावों में मतदान की प्रत्याशियों के समर्थन में बड़े नेताओं की रैलियों की जरूरत पड़ती है, वह कांग्रेस के नेता चाहे राहुल गांधी रहे हो, चाहे प्रियंका गांधी रही हो, या खड़गे जी रहे हो, या उनके शीर्ष नेतृत्व के अन्य बड़े नेता रहे हो, कोई ऐसी दमदार वहां रैलियां नहीं कर पाए, ऐसा दमदार प्रचार नहीं कर पाए जिससे कांग्रेस वहां लड़ाई में दिखे। भाजपा वहां आज की तारीख में अपर हैंड है। अब रही बात बंगाल की, अपर हैंड अब देखने में कंपैरेटिवली DMK असम में अपर हैंड भाजपा है, तमिलनाडु में अपर हैंड DMK है, केरला में लड़ाई है, वहां हो सकता है कि कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार बन सकती है। हालांकि अभी पूरी
विश्वास के साथ कहा नहीं जा सकता। ठीक है। असम में भाजपा अपर हैंड है, पुडुचेरी में जो भाजपा का गठबंधन है वह पुनर्वापसी कर सकता है। बंगाल जो सबसे क्रूशियल है, और इस पूरे चुनाव के दौरान जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ उसमें सबसे ज्यादा चर्चा यदि किसी को हुई तो वह बंगाल की हुई, सबसे ज्यादा विवाद कहीं हुआ तो वह बंगाल में हुआ। जी। मतदान के पहले भी और मतदान के बाद भी यदि कहीं सर्वाधिक विवाद है, मतगणना तो के पहले भी, इवन मतगणना के हाँ, पहले भी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर कुछ दिनों पहले टीएमसी थी। हाँ, मतदान के बाद और मतगणना के पहले दोनों के बीच की अवधि है, उसमें भी ऐसे ही मोर्चा वहां खुला हुआ है जैसे लग रहा कभी मतदान एक चरण का और होना है। एक बंगाल के संदर्भ में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो सबको समझने की जरूरत है। वहां जो वामपंथी पार्टियों के शासन के बाद टीएमसी आई, और टीएमसी ने जो वामपंथी पार्टियों से कैडर हासिल किया, उस कैडर के दम पर जो वहां तंत्र खड़ा हुआ, उस तंत्र की कितनी वहां पकड़ है, और टीएमसी ने प्रशासनिक तंत्र के जरिए कितना मजबूत घेरा बना रखा था जिसकी वजह से वहां कोई दूसरा दल लड़ नहीं पाता था। इसकी एक छोटी सी वानगी है, और जो पूरे देश में हमारे ख्याल से या शायद इसके पहले कभी ना हुआ होगा। आप देखिए, एक दक्षिण 24 परगना जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है फलता, जहांगीर खान वहां से। जी हाँ, निर्वाचन आयोग ने फलता के पूरे विधानसभा क्षेत्र के मतदान को निरस्त कर दिया है। वहां दोबारा से रिवोटिंग होगा, दोबारा से मतदान। अभी तक जो लोग सुनते थे वह यह सुनते थे कि इतने बूथों पर मतदान, ठीक है सर, पुनर्मतदान। एक बार सभी का ओपनिंग हो जाए उसके बाद आ रही हूँ, विस्तार से चर्चा के लिए आ रही हूँ आपके पास। रूही जैन जी, मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर रूही जैन, मैं आपके पास आ रही हूँ। दो चीजें समझ में आती है। अगर 9 नंबर की बात की जाए वो शक्ति का नंबर है, ममता बनर्जी की बात की जाए वो महिला हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए उनकी कुंडली आप देखेंगे तो उनके ऊपर शक्ति का विशेष आशीर्वाद नजर आता है और मां पीताम्बरा का विशेष आशीर्वाद नजर आता है। तो जो मौजूदा चुनाव हैं, इन चुनाव के नतीजे सिर्फ फोकस्ड बंगाल का बताइएगा। मैं बंगाल का रिजल्ट समझना चाहती हूं, क्योंकि देखिए असम की जब हम बात करते हैं तो कामाख्या, मां कामाख्या, वहां पर वो भी शक्ति का प्रदेश है, वो भी शक्ति का प्रदेश है, और बंगाल की हम बात कर रहे हैं वो भी। तो इसको थोड़ा सा डिकोड कीजिएगा प्लीज। आपका फ्रेम म्यूट है रूही जैन जी, इसको प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। बोलिए। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार जी। हाँ जी, मेरा आपसे ये कहना है कि जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप स्पेशली बंगाल के बारे में जानना चाह रही हैं, और अभी सबसे ये हॉट टॉपिक बना हुआ है बंगाल इलेक्शंस जो है, देखिए क्या है, उसको लीड कर रही है ममता बनर्जी जी। और अभी जैसे कि राकेश जी ने बताया कि नक्षत्रों का जो परिवर्तन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, है ना, लेट द टाइम कम, समय आने दो। तो अभी तक जो ममता जी की जो कुंडली चल रही थी, जो उनकी ग्रह की महादशा चल रही थी, वो अभी तक शनि की थी। अब इसके बाद में 18 अगस्त से उनकी जो महादशा है पूजा जी, वो बुध की आ जाएगी। जो मेरे पास में डेटा अवेलेबल है उसमें जो बुध है वो उनके 9th हाउस में राहु और सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि इसमें पितृदोष से पीड़ित कुंडली आती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनकी मेष लग्न की कुंडली है। तीसरी बात यह है कि इनकी चंद्र राशि वृषभ आती है, और वृषभ राशि वालों की अभी जून 2027 से शनि की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब चूंकि जब बुध की महादशा आएगी तो बुध 9th हाउस में इनके लिए इतना योग कारक पूजा जी नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि शनि की 7.5 जब इनकी प्रारंभ होगी तो ये, अगर ममता जी की अगर मैं इंडिविजुअल कुंडली की बात करती हूँ तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, यू नो। कुंडली जो है इट्स वेरी पावरफुल, बहुत उनके जो गुरु ग्रह है वो केंद्र में बैठा हुआ है, बहुत पावरफुल है।
इसके कारण इस महिला ने अकेले इतने टाइम तक राज किया है, ये इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब जो आने वाला समीकरण दिख रहा है, जो आने वाला जो समय है, वो इनके अगेंस्ट में जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसा कि अगर मैं बात करती हूँ, अगर इनको हटा पाना इतना आसान भी नहीं है, और अगर बाई चांस अगर ये जीत भी जाती हैं, क्योंकि पावरफुल तो है, जनता का समर्थन है, जनता का प्यार है उनके लिए, लेकिन बीजेपी भी अपने आप में एक बहुत सशक्त पार्टी नजर आ रही है इस समय बंगाल में। अगर ये जीत भी जाती है तो मुझे नहीं लगता है कि ये अपना कार्यकाल पूरा भी कर पाएंगी। बीच में ही हो सकता है कि इनको अपना पद छोड़ना पड़े, इनको वहां से हटना पड़े, और चीजें जो है वो उतनी ज्यादा इनके हाथ में मुझे आती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। और ज्योतिषी गणना जो कह रही है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि इस बार बीजेपी को बंगाल वाले हरा पाएंगे। जी ठीक है, बीजेपी को बंगाल, खैर बंगाल वालों से लड़ाई नहीं है, टीएमसी से लड़ाई है, टीएमसी वाले हटा पाएंगे ये जो है ले लगता नहीं है। चलिए, हमारे साथ में नवीन दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, मैं आपसे प्रेजेंट सिनेरियो समझना चाहूंगी। हेमंता बिश्वा शर्मा बहुत ही आक्रामक लीडर हैं, कांग्रेस से आते हैं, 22 साल तक कांग्रेस को दिया, 22 4 बन गया, यहाँ पर भी राहु आ गया, अब 4 तारीख को रिजल्ट है। अगेन देखिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम यहाँ पर फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जैसा कि बता रहे हैं रणविजय जी कि उस लेवल पर उसकी अप्रोच नहीं थी, उसकी पकड़ नहीं थी, उस तरीके से ग्राउंड पर उसने लड़ा नहीं चुनाव। तो क्या आप भी ये मानते हैं कि क्या कांग्रेस ने ग्राउंड पर उस लेवल पर चुनाव नहीं लड़ा है और उसकी वजह से बहुत आसानी से असम के हिस्से में हैट्रिक जा रही है क्या? और बंगाल को भी डिकोड कीजिएगा थोड़ा सा। पूजा जी, देखिए, ऐसा है कि असम के अंदर 2-3 चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम लोग किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं। नंबर 1 ये है कि वहां हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार रही है और रहने के साथ में डिलिमिटेशन भी हुआ है असम में चुनाव से पहले, और उस डिलिमिटेशन में जिस तरीके से वोटों का विभाजन हुआ है, ये निश्चित है कि वहां भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। और कांग्रेस की जहां तक क्या यही चीज आप बंगाल के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि बंगाल में भी डिलिमिटेशन हुआ है? मैं बंगाल में डिलिमिटेशन नहीं हुआ है, माफ कीजिएगा, एसआईआर हुआ है। हाँ, वहां एसआईआर, असम में एसआईआर नहीं हुआ है, डिलिमिटेशन हुआ, परिसीमन हुआ था। मैं आपको बता दूं, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए था, या कांग्रेस के समर्थक असम में जिस तरीके का एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां टॉप लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दी है। ये कड़वा सच है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो वहां मुझे डाउट कोई नहीं लग रहा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा को कोई रोकने में कांग्रेस या यूडीएफ बहुत ज्यादा कामयाब हो पाएंगे, या यूडीएफ, मुझे नहीं लगता। दोनों गठबंधन में लड़ भी नहीं रहे हैं, इस बार अलग अलग है, कांग्रेस अलग है या यूडीएफ अलग है वहां पर असम में। अब आते हैं बंगाल की बात। तो देखिए, बंगाल के अंदर जो चुनाव हो रहा है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक के चुनाव लड़ा है। हमने 2021 का भी चुनाव देखा था, उसमें भी बहुत ताकत लगाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके बाद 2024 का चुनाव हुआ, उससे पहले भी तमाम तरीके के भाषण हुए, बहुत सारी चीजें। लेकिन आप एक चीज नोटिस करिए कि जब 2019 का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के पास 18 सीटें लोकसभा की जीती थी वो जी। और 2024 के चुनाव में वो ग्राफ उखड़ के नीचे आ जाता है 12 के ऊपर, और मोदी जी का मैजिक चल रहा होता है। अब प्रश्न ये है कि 2026 में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें 2-3 चीजों की बात हम लोग कर रहे हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी, दूसरी चीज आती है कि जब एंटी इनकम्बेंसी बाकी राज्यों में कहीं नहीं चली है तो बिहार में क्यों, सॉरी बंगाल में क्यों चलेगी? बिहार में भी आप देखिए, नीतीश कुमार की सरकार थी, चुनाव लड़ा, बहुत शानदार जीत हुई है उनकी। ऐसे ही मध्य प्रदेश ले लो, आप महाराष्ट्र ले लो, बाकी राज्यों में ले लो, हरियाणा ले लो। एक इसके साथ चीज और चली, वो ये चली कि जहां जहां महिलाओं को पैसा दिया गया वहां वहां आधी आबादी ने उस सरकार का समर्थन, उस दल का समर्थन किया। मध्य प्रदेश में लाडली बहना जबरदस्त चली, आपके महाराष्ट्र में चली, झारखंड में चली, हेमंत सोरेन की वापसी हुई। तो यहाँ बंगाल के अंदर जो 1500 रुपए ममता बनर्जी बांट रही हैं, उसके एवज में भारतीय जनता पार्टी 3000 देने का दावा कर रही थी कि हम देंगे, लेकिन जो मिल रहा है उसको जनता क्यों नकार देगी? मध्य प्रदेश में तो नहीं नकारा, महाराष्ट्र में तो नहीं नकारा, दिल्ली में वादा हुआ था, मिला नहीं।
तो महाराज आपने लेकिन हरियाणा लेकिन में एक फैक्ट है सर, एक फैक्ट है जिस पर हमारा फोकस होना चाहिए। मैं मुस्लिम वोटर्स की बात करूंगी। मुस्लिम वोट हमेशा से ही टीएमसी के साथ में इंटैक्ट रहा बंगाल के अंदर, लेकिन इस बार बहुत बड़ा गेम हुआ, उसको विकेंद्रीकृत किया गया उस वोट बैंक को। फिर चाहे मैं एआईएमआईएम की बात कर लूं, हुमायूं कबीर की बात कर लूं, कांग्रेस की बात कर लूं, कांग्रेस तो इंडी गठबंधन का व्यक्ति है, वो उनके साथ में ही चुनाव लड़ सकता था, वो टीएमसी के साथ अलाइनमेंट में चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने भी वोट काटने का काम किया है, बहुत बड़े लेवल पर किया है। तो शायद ममता बनर्जी के लिए इस बार इसलिए इजी नहीं है क्योंकि जो उनका कोर वोट बैंक उनके साथ में हमेशा इंटैक्ट रहता है, वो बहुत छिन्न भिन्न हुआ है। नहीं पूजा जी, इसके दो आपने विषय दिए, एक तो हुमायूं कबीर वाला मुस्लिम वोटों का विषय और एआईएमआईएम, और दूसरा विषय आपने दिया कि जिस तरीके से वोटर का छिन्न भिन्न होना और ये सब चीजें। मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे बड़ी चीज ये है कि हुमायूं कबीर वाला कार्ड बहुत जबरदस्त शुरुआती दौर में जब लॉन्च हुआ तो बहुत जबरदस्त काम कर रहा था, और ऐसा हम लोगों को भी लग रहा था कम से कम 10 से 15% मुस्लिम वोट जो है वो टीएमसी से खिसक जाएगा और वो इधर उधर बटेगा, जिसका लाभ सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही वो एक्सपोज हुए और इधर केंद्र ने उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी, तो वहां बंगाल के अंदर मुसलमानों में एक मैसेज चला गया कि कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर को जो प्रपोज किया गया वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। लिहाजा आप नोट कर लेना कि मुस्लिम वोट इंटेक्ट पूरा के पूरा टीएमसी के साथ जा रहा है। वहां मुझे नहीं था, हाँ कहीं एक आध दो सीटें हो सकती जहां कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत मजबूत है टीएमसी से, तो मुस्लिम वोट डाइवर्ट होकर कांग्रेस के साथ चला जाएगा। और सर तीसरी चीज आपने कांग्रेस की कही को कैसे डिकोड कर रहे हैं आप, क्योंकि वो तो हमने बिहार के अंदर देखा। बिहार की मैं शुरुआत में बात करूं, एआईएमआईएम की पंचायत चुनाव के अंदर उसने बहुत अच्छा स्कोर किया था। जितने सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर एआईएमआईएम बहुत अच्छा स्कोर करती नजर आई है। हर जगह पर जो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ओवैसी की अगर रैली वहां पर 2 से 3 हुई है तो वहां पर रिजल्ट निकला है। जैसे योगी आदित्यनाथ को हम कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की रैली जिस सीट पर हुई वो सीट निकली, तो ओवैसी के लिए भी सर यही है। नहीं, ओवैसी का देखिए ऐसा, ओवैसी और हुमायूं कबीर गठबंधन में थे और जैसे ये एक्सपोज हुए तो ओवैसी ने अपना गठबंधन तोड़ लिया। निश्चित तौर पर आप देखिए कूच बिहार का कुछ क्षेत्र है जो भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र कहा जाता है, वहां हो सकता है एआईएमआईएम कुछ थोड़ा बहुत वोट काट ले या कुछ अच्छा प्रदर्शन कर दे, लेकिन आप ये कह दें कि वो कुछ विधायक जीत के लेके आएगी, मुझे उसमें संदेह है। दूसरी चीज आती है, आपने कांग्रेस की भूमिका की बात करी। देखिए कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी है और कांग्रेस कोई मजबूती से वहां चुनाव नहीं लड़ी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस 0 पर थी, इस बार अगर बहुत कुछ कर लेगी, देखा तो सीटों पर इम्पैक्ट डालेगी। और कांग्रेस का अपना वोट बेस था, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के मोरल बूस्ट के लिए केवल वहां चुनाव लड़ी है। इसके अलावा ना वहां की कोई टॉप लीडरशिप उनकी गई है रिप्रेजेंट करने, ना कहीं कोई किसी तरीके की राहुल गांधी की बड़ी रैलियां हुई हैं। तो इसलिए कांग्रेस केवल और केवल अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए चुनाव लड़ रही है। उसके अंदर वो एग्रेशन नहीं था कि हमें चुनाव जीतना है या हमें कोई की पर्सन बनना है, किंग मेकर बनना, वो वाली भूमिका में कांग्रेस नहीं है। वह सीधा सीधा बाइपोलर इलेक्शन है, बीजेपी वर्सेस टीएमसी, परिणाम हम लोगों के सामने गला ही जाने हैं। ठीक है, ठीक है राकेश जी, आपके पास वापस लौट करके आती हूँ। हम देखिए नंबर्स की बात कर रहे थे, हम नंबर्स की बात कर रहे थे, हम शक्ति की बात कर रहे थे। शक्ति की भूमिका आपको कितनी नजर आती है? और ममता बनर्जी को मैं वापस से यहाँ पर मैं कोड करूंगी कि अगस्त तक उनकी कुंडली दिखा रही है कि वो सत्ता में बनी रह सकती हैं, बाय हुक और बाय क्रोक, किसी भी तरीके से। क्योंकि बंगाल के लिए हम ये कह सकते हैं बाय हुक और बाय क्रोक, बाकी और राज्य के लिए बोल पाए या ना बोल पाए, लेकिन हम बंगाल के लिए हम कह सकते हैं ये बात। पूजा जी, जितना गहन अध्ययन ममता की कुंडली पर मैंने किया है, मजबूरी है कि मैं उनकी पूर्ण तिथियां और डिटेल्स में डिस्क्लोज नहीं कर सकता है, ये कर सकता हूं, ये मेरे पेशे की, मेरे कार्मिक की मजबूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बार बार मैं कह रहा हूं कि तुक्का भिड़ाना ज्योतिष में वो अलग चीज है, लेकिन दावे के साथ कहना, आप उठा लीजिए हमारी वीडियो 2021 की, शब्दशः एक एक शब्द सत्य हुआ है पूजा जी। और आज मैं फिर से कह रहा हूं, जो आप पूछ रही हैं, अभी आपने एक प्रश्न किया था हमारी सहयोगी से कि शक्ति के उपासक और शक्ति का आशीर्वाद तो मोदी जी के ऊपर भी है। तो अगर आशीर्वाद था तो वही आशीर्वाद पहले काम क्यों नहीं किया? आपको बता दूं, ग्रह नक्षत्र वह है
कि जो देवताओं को भी परास्त कराए हैं, देवता भी परास्त हुए हैं असुरों से। ये ग्रह नक्षत्रों का खेल होता है। जब तक ग्रह बली नहीं होगा, जिसके नक्षत्र बली नहीं होंगे, उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। और राज सत्ता में न गुरु की भूमिका है, न मंगल की भूमिका है, न चंद्र की भूमिका है। शनि और राहु राज सत्ता के कारक हैं। कौन सा नेता है जो एकदम से स्पष्टवादी है, बता दीजिए। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, नेता के अंदर अगर माया जाल नहीं होगा, भ्रम फैलाने की कला नहीं होगी, तो वह नेता बन ही नहीं सकता है पूजा जी। ये सत्य है, ज्योतिष का यह शोध है। दूसरी चीज अब आपको बता दूं, पहले के राजा में आज के राजनेता में जमीन आसमान का अंतर है। राज सुख के लिए जो है, राजा बनने के लिए सूर्य का बलि होना बहुत जरूरी था, लेकिन राजनेता की सफलता के लिए शनि राहु की जो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और 2021 में बीजेपी बढ़ते हुए भी, मां का आशीर्वाद मिलते हुए भी, मां काली का, उन्हीं का जो है स्वरूप मां बगलामुखी है, अष्टम महाविद्या, लेकिन फिर भी जो है राज सिंहासन तक नहीं पहुंच पाई बीजेपी, जबकि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बंगाल में अगर उस स्तर पर आना किसी पार्टी का जो बिल्कुल से पीछे रही हो, गिनती में ना रही हो, वह आकर के एकदम से टक्कर दे दे, यह भी बहुत बड़ा चीज होता है। लेकिन क्योंकि उस समय ग्रह फेवरेबल नहीं थे। और अब आपको बता दूं, मैं बार बार कह रहा हूं, 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है, तुला राशि के अंदर ममता बनर्जी का, और वर्तमान गोचर में काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर मोक्ष में वह गोचर कर रहा है। ऐसी अवस्था में जब 2021 में था, तो वह जो है काल पुरुष की कुंडली में 10वें घर यानी कार्य भाव में गोचर किया था, और कार्य भाव में बैठा हुआ शनि ममता को विपरीत सफलता दिलाया, यानी खुद की सीट पर संघर्ष करा करके उनको सफलता दिलाया, राज सिंहासन पर बिठाया। लेकिन आज जो 2026 की जो स्थिति है पूजा जी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। एक चीज और बहुत बड़ा स्पष्ट कर देता हूं, बहुत बड़े नेता है शुभेंदु अधिकारी, लेकिन आप देखिएगा कि अंतिम चरण तक, गिनती के अंतिम जो है ईवीएम खुलने तक वह संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे। ये आपको बता दे रहा हूं आप ही के मंच पर। और जीत का आंकड़ा भी उनका बहुत कम होगा, मार्जिन भी बहुत कम होगा। और मैं तो यहां तक मेरी गणना है कि हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी को जो है, आपने जो कहा, साम दाम दंड भेद खेलना पड़े, लेकिन ममता जो है इस बार व्यक्तिगत रूप से भले मजबूत हो, उनकी कुंडली राज सत्ता को लेकर के क्षीण हो चुकी है। 8 अगस्त 12 अगस्त तो छोड़िए, आज रात बीत जाने दीजिए, कल का सूर्योदय नया सूर्य लेकर के बंगाल में आ रहा है, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और इसमें सिर्फ कोई मनगढ़ंत बातें या तुक्का नहीं है कि मैं कल जो है मुंह छिपाऊं और रील्स से दूरी बना लूं। चलिए ठीक है, रणविजय जी मैं आपके पास आ रही हूँ। रणविजय जी, देखिए हम सभी आंकड़ों पर अगर बात करें तो असम के अंदर 126 सीटों की हम बात कर रहे हैं। 722 उम्मीदवार यहाँ पर मैदान में थे जो कि चुनाव लड़ रहे थे। आपको इस बार का बजट क्या लग रहा है? क्योंकि अगर 21 की बात कर लें तो 21 के चुनावों में जिस तरीके के एग्जिट पोल्स आए, एग्जिट पोल्स कई हद तक कई राज्यों में डिनाई हुए हैं। खासकर बंगाल की बात करूं, वहाँ पर तो एकदम 100% डिनाई हो गए। लेकिन अगर असम की बात करें तो असम के लिए फिट बैठा आंकड़ा। क्या इस बार भी एग्जिट पोल्स के जो डिजिट्स हैं वो असम के लिए फिट बैठते नजर आ रहे हैं आपकी नज़र में? पूजा जी, जितना एग्जिट पोल को मैं समझ पाया, मैं 2014 का जो आम लोकसभा चुनाव था उसमें देखा, तो एक एग्जिट पोल, एक सर्वे एजेंसी का पोल ऐसा था जो तकरीबन 99% सही साबित हुआ। 2019 में भी करीब 95% के आसपास एक सर्वे ठीक साबित हुआ। बाकी कई एजेंसियों ने किया था, सबके ध्वस्त हो गए। लेकिन 24 में सबके ध्वस्त हो गए। एग्जिट पोल का अंदर से क्या खेल है, मैं आज तक समझ नहीं पाया। यहाँ पर मैं प्राउडली ये चीज कोड करूंगी कि 24 में मैंने भी एग्जिट पोल किया था और अपने YouTube पे डाला था। वो एकदम सटीक आया था। लोग मुझे बोल रहे थे कि आप पागल हो गई हैं, अयोध्या हार नहीं सकती है बीजेपी। बहुत ज्यादा ये मुझे बोला गया, लेकिन वो हुआ। आप ग्राउंड पर एनालिसिस करेंगे तो रिजल्ट आएगा। जी, जो ग्राउंड पर आप जाइए तो आप जब मतदाताओं से बातचीत करते हैं, भले मतदाता यह पूछने पर साफ नहीं बताता कि हमने किसको वोट दिया, लेकिन आप उसे बस 2 मिनट केवल बात करिए
तो आपको उसका मन भांपने में देर नहीं लगती। और एक किसी भी 10-15 लोगों से अगर बातचीत कर लीजिए तो किसी भी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र का मूड भांपने में एक आकलन अंदाज लग जाता है। बिल्कुल। तो एग्जिट पोल सही भी साबित हुए, गलत भी साबित हुए, तो 50-50 का है। तो इसलिए एग्जिट पोल पर बात करना मुझे लगता है कि बहुत समसामयिक फिलहाल तो नहीं है। 50-50 का जहां वो है तो तराजू इधर भी जा सकता है, तराजू इधर भी जा सकता है। लेकिन जो असम की जमीनी हकीकत है उसे थोड़ा सा गौर करें। असम में हेमंता जब से सरकार में आए या जीतेंगे तो तीसरा कार्यकाल उनका होगा, जब से वो आए लगातार जमीन पर काम किया। असम में जो लड़ाई थी वह बाहरी बनाम स्थानीय की थी। जो घुसपैठिए वहां आ गए थे उन्होंने स्थानीय लोगों की जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उसमें जंगल है, जमीन है, जल है, इन पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो एक लंबी लड़ाई जो जमीन पर संगठन ने लड़ी, भाजपा के क्या कहूं, संघ के संगठन ने जो लड़ी जमीन पर, तो उसका काम वहां दिखाई दिया। और हेमंता जब से सत्ता में आए उसके बाद से लगातार वह उसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे। वहां आप पिछले कुछ वर्षों में गौर करेंगी तो असमिया जो मूल असम के लोग हैं उनकी जिन जमीनों पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था, उनके संपत्तियों को जो कब्जा कर लिया था हेमंता सरकार ने उनको खाली कराया। और वहां जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनमें भी बड़ा थोड़ा भेद है। उनमें जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं जो असम के मूल मुस्लिम हैं, तो मूल मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठियों को बहुत तरजीह नहीं देते। वह यह मान के चलते हैं कि हेमंता जो कुछ भी कह रहे हैं वो लगातार घुसपैठियों पर हमले कर रहे हैं, घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कहते हैं, घुसपैठियों के खिलाफ वो बयान को फिल्टर कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो हेमंता के बयान को फिल्टर कर पा रहे हैं। हाँ, तो वो फिल्टर कर ले रहे हैं। और हेमंता के लिए यही प्लस पॉइंट है कि जो असमिया मूल असमिया लोग हैं उनमें उन्होंने अच्छी अपनी पकड़ बना ली है। जो सामान्य दिनों में उनकी शैली है, कार्यशैली है, जनता से जो 1-to-1 करने की शैली है, सामान्य तौर पर नेता इस बात से थोड़ा सा कतराते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए हैं, तो लोगों के बीच में जाने से कतराते। हेमंता ने यही काम उल्टी दिशा में किया कि वो लगातार लोगों के बीच में जाते रहे और जितना गए उससे अधिक उन्होंने उस बात को दिखाया भी कि जो नहीं जान सकते वह भी जाने। हाँ, हमारा जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मामा के रूप में प्रसिद्ध थे, वैसे असम में हेमंता भी जाने जाते हैं और हेमंता की लोगों में अच्छी पकड़ है। तो और हेमंता के नाते ही पूरे पूर्वोत्तर में भाजपा ने अपनी पैठ बनाई है। जमीनी स्तर पे हेमंता बहुत मजबूत है। हाँ, वहां लड़ाई होती, अगर कांग्रेस ने शुरुआती दौर से वहां लड़ने की कोशिश की होती तो वहां एक तो आंतरिक रूट लेवल पर अगर अपनी पार्टी को नरिश किया होता, अंदर का घमासान है वह भी राजनीतिक तौर पर एक नकारात्मक परिणाम लेकर आता है। असम भाजपा के लिए वापसी के, मैं कह रहा हूं कि जो मेरा अपना आकलन है 80% ये है कि भाजपा वहां डिजिट्स भी अच्छे रहेंगे। लगातार सरकार आपका आकलन ये है सर कि डिजिट्स भी अच्छे रहेंगे, डिजिट्स भी ठीक रहेंगे? जी हाँ, डिजिट भी अच्छी रहेगी। ठीक है, डिजिट अच्छी रहेगी। रूही जैन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। तमिलनाडु को लेकर के ओहापो की स्थिति बनी हुई है और साथ में केरल को लेकर के भी बनी हुई है। अगर मैं कहूँ आपसे कि आप तमिलनाडु को थोड़ा सा डिकोड कीजिए दर्शकों के सामने, क्योंकि देखिए साउथ की, दक्षिण की हम बात कर रहे हैं और दक्षिण साथ में जिस तरीके से ग्रह गोचर हो रहा है वो दक्षिण और बीजेपी के लिए कैसा है? देखिए पूजा जी, ये जो ग्रह गोचर है ये दक्षिण और बीजेपी दोनों के लिए फेवरेबल है। बीजेपी आने का यहाँ पर पूरा संभावना दिखता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि जो प्लैनेटरी पोजीशंस अपने आप में चेंज हुई हैं, तो ये जो है ये बीजेपी के ही फेवर में जा रहा है ना। और दूसरी बात ये कि अभी जैसे राकेश जी ने बोला कि उनके पास जो डेटा अवेलेबल था उन्होंने सबसे ज्यादा उस पर रीडिंग किया है, तो जो हमारे पास अवेलेबल है उस पर भी हमने बंगाल इलेक्शन के लिए काफी अच्छे से रीडिंग की हुई है। और मैं भी इसी बात पे अडिग रहूंगी कि बंगाल में जो चुनाव है वो बीजेपी के ही फेवर में है।
और अगर ममता जी की कुंडली में कुछ चीजें अच्छी हैं प्लैनेट्स में, तो वो अच्छी हैं, तभी उस लेडी ने वहां पर इतना शासन किया हुआ है, नो डाउट अबाउट इट। उनका सैटर्न अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन अब जो समय उनके लिए आ रहा है तो वो उतना फेवरेबल मुझे बंगाल के लिए और ममता जी के लिए उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। जी ठीक है, ठीक है। हमारे साथ में नवीन जी भी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, तमिलनाडु और केरल पे बातचीत करेंगे। तमिलनाडु में बहुत कोशिश कर रही है बीजेपी कि जो उनकी अलायन पार्टी है उनके साथ में वो कनेक्ट करके एक अच्छा स्कोर लेवल ला सकें, भले ही हंग जैसी सिचुएशन बने लेकिन जोड़ तोड़ करके कुछ तो किया जा सके वहाँ पर, या फिर इक्वेलेंट कम से कम डिजिट्स में। क्योंकि बीजेपी की कार्यशैली को अगर हम देखेंगे नवीन जी, तो बीजेपी की जो कार्यशैली रही है उस बीजेपी की कार्यशैली में बीजेपी रूट लेवल पर काम करती है और धीरे धीरे अपने आप को नरिश करते हुए अपफ्रंट पर लाने के लिए काम करती है। एक दिन में वो रिजल्ट ना एक्सपेक्ट करते हैं और ना उनका एक दिन में रिजल्ट आता भी है। लेकिन तमिलनाडु के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए, काशी तमिल संगमम की हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनिशिएट किया, वाराणसी और तमिलनाडु दोनों को, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी को वो अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, दक्षिण द्वार खोलने के लिए बीजेपी के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो केरल और तमिलनाडु के सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं सर? दोनों ही जगह पे बीजेपी चाहती है कि उसके डिजिट्स थोड़े से रिफॉर्म हो। देखिए, ऐसा है, तमिलनाडु में तो आप ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो खोने के लिए कुछ वहां है ना पाने के लिए कुछ वहां है। दूसरी चीज आती है, उनके सहयोगी गठबंधन AIADMK के साथ हुआ करता था और वो गठबंधन बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहा है बतौर अपोजिशन तमिलनाडु के अंदर। अब क्या हुआ है कि वहां टीवी के जो विजय कुमार एक्टर हैं उनकी पार्टी एक आई है। निश्चित तौर पर जो लाभ कहीं ना कहीं AIADMK ले सकती थी वो टीवी के ले रही है। अब इसमें हम लोग ये कहें कि नहीं साहब, जो सीटें DMK की हैं उनमें से कोई कमी होने जा रही है, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि वहां कोई कमी होने वाली है। दूसरी एक चीज और है, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा होते हैं, हिंदू मुस्लिम और ये सब जाति धर्म, वो सब वहां साउथ में नहीं चलते हैं। वो हाईली एजुकेटेड स्टेट्स हैं, केरल और तमिलनाडु। और रैली का तरीका भी अलग है, रैली का तरीका अलग है, कैंपेनिंग का सिनेरियो अलग है, बहुत ही एकदम अलग सिनेरियो है सारा। तो वहां क्या, वहां मुद्दों पर वोट होता है। दूसरी चीज, केरल के अंदर आप देखिए, हाईएस्ट लिटरेसी वाला अकेला प्रदेश है भारत का, जहां पर दो पार्टियां हैं, LDF UDF। LDF लगातार 2 बार से सरकार में है। और आप एक चीज देखिए, विजय पिनराई ने जिस तरीके से एक कार्ड खेला, उन्होंने केरल का नाम केरलम करने का एक प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार के पास भेज दिया। अब वो गले की फांस बन गया कि भारत सरकार के लिए कि अगर इसको रिजेक्ट करते हैं तो वहां हमें हिंदू विरोधी कहा जाएगा, संस्कृति विरोधी कहा जाएगा, और एक्सेप्ट कर रहे हैं तो पिनराई को उसका बेनिफिट मिल रहा है। वो पिनराई को मिलता दिखाई दे रहा। सारे जितने भी चैनल हैं और सारे एग्जिट पोल में देख रहा हूँ, सब कह रहे हैं साहब वहां तो LDF जा रही है, UDF आ रही है। LDF की 91 सीटें थी पिछले चुनाव में, उसके बाद 99 सीटों के साथ वो सरकार में है। कितना आप घटा दोगे और क्यों घटा दोगे? UDF का कौन सा ऐसा प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से उसको वो वोट वहां से कट के और इनको मिल जाए? मुझे लगता है आप यूथ के मामले में ले लें, इंडस्ट्रीज के मामले में ले लें, डेवलपमेंट के मामले में ले लें, पिनराई विजयन इज ए वेरी गुड चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। मुझे कोई डाउट नहीं लगता है कि वो रिपीट नहीं करेंगे, 100% वो रिपीट करेंगे। एक बात और आई थी, चूंकि मेरा ज्योतिष का मुझे ज्ञान नहीं है लेकिन मैं ज्योतिष में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। अभी आदरणीय राकेश जी ने दुनिया की बढ़िया चर्चा की, उन्होंने बताया कि इनकी कुंडली है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब 2 लोगों की कुंडली जब तक हम नहीं देखेंगे, हम ममता बनर्जी की कुंडली पर बात हुई है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुंडली पर वहां बात नहीं हुई, जो टक्कर दे रही है, या जी कहा जाए कि कई जगह से लोग उसको जिता भी रहे हैं। मुझे राकेश जी, मेरी जिज्ञासा है कि अगर कहीं राहु की दशा चल रही होती है या राहु कहीं ना कहीं वक्र दृष्टि डाल रहा है, तो आपको ये कहा जाता है कि आप रक्तदान करिए, जीवित किसी की जान बख्शिए, मछली को लेके पानी में छोड़िए, सब प्रक्रिया बताई जाती है। लेकिन यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी उल्टा मछलियां खा रही थी, वो भी मंगलवार के दिन। इसको ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप कैसे देखते हैं? जी, बहुत बहुत सही सवाल पूछा है आपने नवीन जी। राकेश जी, मुझे लगता है कि अब तो बॉल आपके कोर्ट में आ गई है। ये जो ये मच्छी भात वाला कॉम्बिनेशन बना है, चावल शुक्र है और मछली राहु के लिए, बताइए।
आपका फ्रेम म्यूट है सर, शायद एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा। आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही है सर राकेश जी, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है हम तक। मेरी टीम से कहूँगी कि एक बार राकेश जी का ऑडियो का कनेक्शन देखिएगा प्लीज़, किसी तरह का कुछ इशू आ रहा है उनके साथ में। मुझे लग रहा है राहु ने यहाँ पर भी प्रभाव दिखा दिया है अपना। हमारा आपका जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है। देखिए नवीन जी ने बहुत ही जिज्ञासा के साथ सवाल पूछा था आपसे, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, कनेक्ट कीजिए राकेश जी को दोबारा से। रूही जी मैं आपके पास आऊँगी, हो सके तो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। रूही जैन जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। बोलिए बोलिए। तो अभी जैसे कि सर ने क्वेश्चन किया, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, क्योंकि जो ज्योतिष है वो कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है। और आपके अगर कोई खराब ग्रह चलते हैं, अगर वक्री दृष्टि है, अगर आपका राहु मारक है, आपका शनि मारक है, तो उसके लिए हम जो उपाय सजेस्ट करते हैं क्लाइंट्स को डेफिनेटली। लेकिन क्या है कि इसमें जो ये हम इंडिविजुअल अगर बात करें, अगर इंडिविजुअल पर्सन की कुंडली खराब है और अगर वो गलत काम कर रहा है, उसका राहु खराब है और उसके बाद भी अगर वो मांस भात खा रहा है, सारे गलत काम कर रहा है, जो अगेंस्ट में जा रहा है, तो डेफिनेटली वो उसका जो फल होगा वो उस पर्सन को मिलेगा, पूरी टीम को थोड़ी ना मिलेगा। यहाँ पे बीजेपी का जो नेतृत्व कर रहे हैं सर, वो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी का शनि इतना जबरदस्त पोजीशन पे है और उनकी जो साधना है वो इतनी जबरदस्त पोजीशन पे है कि शायद जो बाकी लोग मच्छी भात खा रहे हैं उनके पापों को मोदी जी काफी अच्छे से कवर कर ले रहे हैं, टैकल कर लेंगे जी। ठीक है राकेश जी आपके पास एग्जैक्टली राकेश जी आपके पास आ रहे हैं। पूजा जी मैं आदरणीय नवीन जी को तो सबसे पहले वंदन करना चाहता हूं इतने सुंदर प्रश्न के लिए, और इसका जवाब भी मैं आध्यात्मिक और ज्योतिष दोनों के माध्यम से देना चाहता हूं। बिल्कुल सही कहा जो है आदरणीय नवीन जी ने कि उस समय जो है जब दृष्टि पड़ रही हो, खास करके अगर मंगल राहु की युति हो या मंगल की महादशा में राहु की जो है वक्र दृष्टि जो है वह विशेष रूप से मंगल पर पड़ रही हो या शनि पर पड़ रही हो, तो वहां पर हमें रक्तदान करना चाहिए, श्रमदान करना चाहिए, सेवादान करना चाहिए। लेकिन अब आपको बता दें, ज्योतिष अध्यात्म दो पहलुओं से पूर्ण होता है। ज्योतिष भी धर्म की जो है विशेष रूप से दो लोग प्रश्न करते हैं कि कहां से निकला है, तो ज्योतिष वेदांग है, 6 वेदांगों में से एक वेदांग है, ज्योतिष वेद का अंग है। ऐसी अवस्था में अगर गणना किया जाए, मैं नवीन जी को बताना चाहूंगा, मैं वह व्यक्ति हूं, मैंने विरोध किया, जैसे अभी मेरी आदरणीय मेरी सहयोगी ने कहा कि हर जगह जो है नगर निगम का चुनाव होता है, वहां भी नरेंद्र मोदी की कुंडली खोल करके लोग बैठ जाते हैं, लेकिन मैं इसका धुर विरोधी हूं। और मैं अभी एक वक्तव्य आपको दिया था, आदरणीय नवीन जी को मैं याद दिलाऊं कि मैंने कहा कि शुवेंदु अधिकारी सबसे बड़े वहां पर चेहरे हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन उनकी कुंडली मुझे संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है व्यक्तिगत रूप से, और व्यक्तिगत रूप से शुवेंदु अधिकारी संघर्ष करेंगे और वहां पर साम दाम दंड भेद प्रयोग हो सकता है उनके लिए, अगर होना चाहिए तो। दूसरी चीज, मैं नरेंद्र मोदी के कुंडली के जो है बाद में मैं देखता हूं, पहले मैं भौगोलिक स्थितियों से, ग्रहीय स्थितियों से उस राज्य का प्रभाव देखता हूं, राज्य निर्माण की स्थिति को देखता हूं, वहां पर ग्रहों की स्थिति को देखता हूं, राज्य के निर्माण के अनुसार जो महादशा चल रही है उसका अध्ययन करता हूं, सूक्ष्म दशाओं के बाद तब मैं निष्कर्ष पे पहुंचता हूं। यही एक कारण है नवीन जी कि मैंने 2021 में डंके की चोट पर कहा कि व्यक्तिगत सीट पर संघर्ष करेंगे और उनको राज सत्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनि जो कर रहा था गोचर काल पुरुष की कुंडली में, वह दशम भाव में कर रहा था, और दशम भाव जो है वहां पर जो है ममता बनर्जी की कुंडली में तुला राशि यानी शुक्र की राशि, और वहां शनि बैठा हुआ था। कोई माई का लाल उस समय राज सत्ता छीन ही नहीं सकता था। मैंने तो इस शब्दों में कहा था, मैं दोबारा रिपीट करता हूं पूजा जी, कि मैंने कहा था कि चाणक्य स्वयं धरा पर आ जाए फिर भी ममता को इस बार जो है राज सिंहासन से नहीं हटा सकते। और मैं आपको बताऊं, अभी बात हो रही थी तमिलनाडु की नवीन जी, मैं आपको बता रहा हूं एनटीआर के बाद मैं आज ये भविष्यवाणी करता हूं और ज्योतिष गणना के अनुसार कर रहा हूं। मैं बाकी नेताओं का मैंने अध्ययन नहीं किया तमिलनाडु में, लेकिन मैं बता दूं कि एनटीआर के बाद एक बहुत बड़ा अभिनेता राजनेता बनने जा रहा है, और जिसका डर, जिसका भय अब केंद्र तक पहुंचेगा आने वाले समय में। यह भी मैं इस मंच पे बोल रहा हूं पूजा जी, और इसको आने वाले समय में 5 से 7 वर्षों में सत्यता के साथ आप लोग प्रामाणिकता पर आते हुए देखेंगे। रणविजय जी आपके पास आ रही हूँ, मुझे लग रहा है नवीन जी को शायद उनका उत्तर मिल गया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है रणविजय जी, मैं आपके पास आ रही हूँ।
तमिलनाडु और केरल को डिकोड कर लेते हैं एक बार, क्योंकि तमिलनाडु और केरल पर मैं बात कर रही थी नवीन दुबे जी से भी। तो तमिलनाडु और केरल को डिकोड कर लेते हैं, एलडीएफ यूडीएफ, डीएमके और एआईएमडीएमके। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मुझे लगता है कि सबको समझ लेना चाहिए। 5 राज्यों में से भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में तो सत्ता के लिए लड़ रही है। असम उसका अपना है, पुडुचेरी में वह गठबंधन में है, बंगाल में वह प्रत्येक दशा में जीत हासिल कर लेने के लिए आमादा है, जैसा कि 2021 विधानसभा चुनाव के बाद उसने वहां फील्ड पर जुटकर काम किया। तो केरल और तमिलनाडु, यहां वह सत्ता के लिए संघर्ष करते हुए शुरू से कभी दिखी नहीं, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ाने का जो काम है, जो भाजपा की या भाजपा के मात्र संगठन की शैली है काम करने की, वह औरों से जरा अलग है। बाकियों के काम सड़क पर दिखते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम सड़क पर दिखते नहीं। और भाजपा के जो नेता मंचों पर बोलते हैं, वह दरअसल पर्दे के पीछे जो उनका संगठन काम कर रहा होता है, वह सड़क पर दिखता नहीं, लेकिन लोगों के बीच में दिखता है। वह 5 साल लगातार कंटिन्यू काम करते हैं। तो आप तमिलनाडु के पिछले 2 विधानसभा चुनावों के जो वोटिंग परसेंटेज है वह उठाएं और देखें कि वहां भाजपा ने लगातार अपने वोट परसेंटेज बढ़ाए। वह करीब पिछले बार हमारे ख्याल से करीब 11% के आसपास आ चुके हैं। अगर वह उस वोटिंग परसेंटेज में 2-3% की भी बढ़ोतरी कर ले जाते हैं तो उनके लिए वही सफलता है। सत्ता के लिए ठीक है, एआईडीएमके के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो वहां अभी एआईडीएमके जब से जयललिता जी नहीं है तो वह कमजोर हो चुकी, वह 2 धड़ों में लगभग बढ़ चुकी थी। इस बार भी उस गठबंधन की स्थिति पहले जब जयललिता जी लड़ा करती थी तब के जैसी मजबूत नहीं है। वहां ऐसा लगता है जैसे सत्ता संघर्ष जो है वापस आने का जो जमीन पर लड़ाई है, उसमें डीएमके अकेली ऐसी पार्टी दिखाई देती है जो पूरे राज्य में सभी में व्याप्त है। बाकी जो अभी ये आ गए विजय कुमार जी आ गए, तो इन्होंने कुछ पिछले करीब 1.5 साल से वहां अपना दम दिखाना शुरू किया। तो इतने कम, हालांकि तमिलनाडु का जो पॉलिटिकल रहा है मसला, वहां फिल्मों से आए हुए लोग सफलता अर्जित करते रहे हैं, जी। कम समय में भी सफलता अर्जित कर चुके हैं। तो इसलिए तमिलनाडु में जो लोगों जनता है वह नेताओं को भी और फिल्मी अभिनेताओं को भी इस किस्म से मानती पूजती है, जैसे लगता है कि देवी देवताओं की तरह वहां है। वहां उनके लिए वो खुदकुशी करने को तैयार हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब जयललिता जी, हाँ, तो जब जयललिता जी वो हुई नहीं रही तो उनके समर्थकों में कैसा माहौल व्याप्त हुआ। तो उसके पहले भी वह होता रहा, वहां कई नेताओं और फिल्मी अभिनेताओं के लिए हुआ। रही बात केरल की, केरल में अभी आज की तारीख में क्या स्थिति है, इसके लिए आपको जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे वहां पलट के जाना पड़ेगा। वो हमारे ख्याल से अभी 6 महीना पूरे करीब नहीं हुए हैं पंचायत चुनाव को हुए हुए। पंचायत चुनावों में आप देखिएगा कि 2 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 नगर निगमों में कब्जा किया। वहां 2 नगर निगमों के मेयर उनके पास हैं। एक नगर निगम में विपक्ष में है। 5 ऐसी नगर पालिकाएं हैं जहां वह विपक्ष में है, यानी उनके जो सभासद हैं उनकी संख्या बढ़ी है। तो सभासद जीते कैसे? वोट से जीते। बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। तो वहां बस लड़ाई जो सत्ता के लिए है वह भाजपा सत्ता में आने के दौड़ में तो नहीं है, लेकिन
वोटिंग परसेंटेज उनका इनहैंस होता हुआ नजर आएगा। चलिए, चूंकि मुझे क्लोज करने के लिए बोल दिया गया है तो मैं चाहूंगी कि 20 सेकंड्स एक बार सभी अपने बयान को कोट कर दें। डॉक्टर रूही जैन, मैं आपके साथ में शुरुआत करूंगी। क्या कहेंगी कि इन 5 राज्यों में आप कहां पर बीजेपी को देखती हैं और कहां पर अदर पार्टीज को देखती हैं? बीजेपी तो मैडम विन विन सिचुएशन में है ही, एज पर माय प्रेडिक्शन, डेफिनेटली। ठीक है, नवीन जी 20 सेकंड सर। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, बाकी सारे राज्यों में उतना ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, लेकिन बंगाल का चुनाव बहुत दिलचस्प है और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बल लगा देना, केंद्र के मतगणना कर्मी लगा देना, SIR करा लेना, चुनाव आयोग सीधे 2 टूक जवाब टीएमसी को देता है, इसके बावजूद यदि भाजपा हार जाती है तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को फिर अपनी राजनीति जीरो से शुरू कर देनी चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच की तरह कल सब टीवी पर टकटकी लगाए, पश्चिम बंगाल को एक एक राउंड का वोट खुलता हुआ देख रहे होंगे। चलिए, होपफुली कल हम बातचीत कर रहे होंगे नवीन जी इस विषय पर भी। रणविजय जी कोट कीजिएगा सर, 20 सेकंड से। 5 में 3 मैं भाजपा को दे रहा हूं। दो में जो पार्टियां वहां हैं, एक तमिलनाडु में फिर से सत्ता में वापसी हो रही जो सत्ताधारी DMK है, केरल में लड़ाई है, वहां कांग्रेस वापसी कर सकती है। ठीक है, राकेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अगर तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए और ग्रह गोचर और गद्दी के तमाम बातें साझा करने के लिए। देखिए, ग्रहों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप मुद्दों को बनते बिगड़ते हुए देखते हैं। कहते हैं ना कि जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो विवेक मर जाने की स्थिति होती है, यही होती है ग्रहों की चाल, यही होता है गोचर और यही सिनेरियो सारा बनाता बिगाड़ता है। और आप अगर सोचते हैं कि भाई ये फालतू की बात है, कुंडली से कौन डिसाइड कर देगा कि कहां पे कौन सी सरकार हो रही है, तो आपको जरूरत है कि थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, क्योंकि गणित है बॉस, और गणित तो सत्ता का, सियासत का ग्रहों से और परिस्थितियों से ही चलता है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस बार खबरों का सफर लगातार जारी।